राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि बच्चों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बेसिकली 12 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके प्रोडक्ट्स को बेचने का काम करती है। अपनी वेबसाइट के थ्रू भी ये कंपनी जो बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचती है, साथ में ही इनके कुछ स्टोर्स भी हैं उनके थ्रू भी बेचती है। कंपनी का नाम है firstcry.com। सो इनकी वेबसाइट है firstcry.com, उसके थ्रू बेचती है और स्टोर्स के थ्रू। तो अब कंपनी का नाम जो है वो है ब्रेन बीज सॉल्यूशंस, राइट। तो ये होगी ब्रांड नेम, ये होगी कंपनी का नाम। अब यहाँ पे जैसे पेटीएम है तो पेटीएम ब्रांड कंपनी नहीं है। 197 जो कम्युनिकेशंस नाम से कंपनी है उसकी जो ब्रांड है वो पेटीएम है। इसी टाइप से इसका जो कंपनी का नाम ये है और ब्रांड का नाम ये है। नेक्स्ट, अब ये कंपनी क्यों बात कर रहे हैं, तो ये कंपनी स्टॉक मार्केट से आईपीओ लेके आ रही है, स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने वाली है लगभग 4200 करोड़ रुपए, जिसमें से 1666 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं। बाकी जो 2527 करोड़ रुपए हैं ये कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो यहाँ पर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। सॉरी, प्रमोटर तो इस कंपनी में है ही नहीं। खैर, जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसमें से काफ़ी सारे जो शेयर होल्डर्स हैं, कॉरपोरेट शेयर होल्डर्स मेनली, वो यहाँ पर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कंपनी के डेटा के ऊपर में नज़र डालते हैं तो बेसिकली कंपनी के जो मालिक लोग हैं वो ज़्यादातर कॉरपोरेट्स ही हैं। दूसरी कंपनियां ही इस कंपनी की मालिक हैं। उनमें से काफ़ी सारी कंपनियां जो वेंचर कैपिटलिस्ट में हैं, दूसरी जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं वहाँ की खुली हुई कंपनियां, जैसे SVF फ्रॉग केमन आइलैंड की कंपनी है। तो ये वहाँ से टैक्स हेवन वाली कंपनी, तो इन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब क्यों कर रखा है, क्योंकि टैक्स हेवन के अंदर में कॉर्पोरेट टैक्स लगता नहीं है। नेक्स्ट, अगर देख लेते हैं अब ये कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से काम करने वाली है तो उसको एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब इस कंपनी का जो कट ऑफ प्राइस रखा है आईपीओ का तो वो 465 रुपीज़ रखा गया है। और यहाँ पर आपको 14,880 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए। अब यहाँ पे अगर इस ब्रांड की कंपनी की बात करते हैं आज के दिन, तो जैसे कि मैंने बात किया, रिटेल जो ऑनलाइन भी प्रेजेंस रखती है, साथ में ही स्टोर्स के थ्रू भी बेचती है। और यहाँ पर ये लोग जिस तरीके से मार्केट बना रहे हैं वहाँ की कि बच्चों की हर जो चीज़ होती है 12 साल तक के बच्चों की, वो हर चीज़ इनकी वेबसाइट के ऊपर में अवेलेबल रहे, चाहे चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, कपड़ों से रिलेटेड हो, चाहे छोटा बच्चा हो तो डायपर से रिलेटेड हो, चाहे उसमें जो मम्मी जो होती हैं, मम्मी मदर्स होती हैं, मदर्स के लिए प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी अवेलेबल हों उस एज के जो बच्चों की प्रेगनेंसी से लेकर के। तो वो ये पूरा जो एक मार्केट है वो एक क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो अपनी वेबसाइट और स्टोर्स के थ्रू सिर्फ खुद के ही प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं, दूसरी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इसी सेक्टर में काम कर रही हैं, छोटे बच्चों के जो प्रोडक्ट्स बनानी है दूसरी ब्रांड्स, उनके प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। तो यहाँ पे 7500 ब्रांड्स इनके वेबसाइट के थ्रू माल बेचती हैं। और यहाँ पे लगभग 15 लाख SKUs है, मतलब 15 लाख अलग अलग साइज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे एक कपड़ा हो गया तो कपड़े की अलग अलग साइजेज हो गई, तो वो भी एक अलग अलग SKUs हो गए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो होते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के, वो 15 लाख आइटम्स ये बेचते हैं। अब ऐसा नहीं है, ये खुद की ब्रांड्स भी नहीं है, इसकी ब्रांड भी जो कंपनी है इसकी खुद की ब्रांड्स भी यहाँ पर है। जैसे हम लोग बात करते हैं पाइन किड्स, क्यूट वॉक बाय बेबी हग्स, बेबी ओए, ये कंपनियाँ इसकी खुद की हैं, राइट। तो ये जिसकी ब्रांड भी इसकी कंपनी की खुद की है ये ब्रांड्स, तो इनके थ्रू भी अपने वेबसाइट के थ्रू अपने जो स्टोर्स हैं उनके थ्रू ये अपना माल बेचते हैं इन कंपनियों का, राइट। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं इस कंपनी की, तो यहाँ पर कंपनी के पास में 3411 एम्प्लॉयज़ हैं। अब यहाँ पे और अगर डिटेल के अंदर में जाते हैं तो कंपनी 2010 के अंदर में ही खुली थी। अब मेन जो बात यहाँ पे आती है कि कंपनी के फ्यूचर में काम करेगी, और आज के दिन जो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है क्या वो महंगा लग रहा है, तो उसकी अगर चर्चा करते हैं तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि कंपनी पैसा उठाना क्यों चाह रही है। बेसिकली इस टाइप की जो कंपनियाँ होती हैं उनके पास में भर भर के रीजन्स होते हैं कि हमारी ये ब्रांड है, इसको बड़ा करना है, इसको स्टोर्स खोलने हैं, क्योंकि यही काम है इनके। क्योंकि अगर आज के दिन इस कंपनी की बात करते हैं तो इनका कोई भी जो स्टोर है जो कि जिसके थ्रू ये काम करते हैं, वो और इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है वगैरह कुछ भी जो है इनके खुद के नाम पे नहीं है, सब कुछ लीज पर है, सब कुछ रेंट पर है। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये वाली ये कंपनी ने रजिस्टर करवा रखी हैं अंडर अलग अलग जो ट्रेडमार्क्स जो क्लासेज होती हैं उनके अंडर में, जो भी इनकी रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि यहाँ पे लिस्ट में दिखाया हुआ कि कंपनी की सारे के सारे प्रमोटर जो लोग हैं वो सिर्फ 88% पब्लिक की जो इसकी जो होल्डिंग है वो पब्लिक कैटेगरी में आती है, जो कि अलग अलग कॉरपोरेट्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं, प्रमोटर्स यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे पैसे क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जैसे बात किया
कि बेबी हग्स जो ब्रांड है उसको उसके लिए स्टोर्स खोलने हैं, वेयर हाउसेज खोलने हैं कंपनी को। एग्जिस्टिंग जो वेयर हाउसेज हैं उनको उनको जो पेमेंट है उसको पेमेंट करना है। दूसरा फर्स्ट क्राई ब्रांड जो है कंपनी का हाउस, जो कंपनी का मेन ब्रांड है, उसको जो है नए उस नाम से नए स्टोर्स इनको खोलने हैं। फिर डिजिटल इनको इन्वेस्टमेंट करना है, ब्रांड जो नाम है उसको फैलाना है। ये बेसिक इनके काम है। दूसरा कंपनी का बेसिकली ऑनलाइन प्रेजेंस ज़्यादा है, तो ऑनलाइन के सर्वर्स जो कॉस्ट होती है, क्लाउड कॉस्ट होती है, उसको और बढ़ावा देना है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे जो मेरे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नेगेटिवली दिख रही होंगी, कंपनी का जो रेवेन्यू है स्ट्रक्चर वो तो कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट द थिंग इज कि कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। पिछले 3 साल के अंदर में कंपनी एक भी बार प्रॉफिटेबल नहीं है। इसीलिए कंपनी की जो मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग है वो जो जो सॉरी रिटेल्स को जो शेयर होल्डिंग है, जो कोटा है, वो सिर्फ 10% ही शेयर्स रिटेल को दिया जा सकता है एज पर सेबी रूल। तो यही यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अब ये क्या फ्यूचर में कभी प्रॉफिटेबल हो सकती है, तो बेसिकली देखा जाए तो इसकी कमाई तो पॉजिटिवली ये कंपनी कर रही है। अगर ये कंपनी की आरएसपी की हम नज़र डालते हैं 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो कंपनी की अगर हम फाइनेंस कॉस्ट को हटा दें, ठीक है, जो कंपनी ने लोन के ऊपर में जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, ठीक है, कल को जैसे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, कंपनी लोन चुका देगी। दूसरा 370 करोड़ रुपए कंपनी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कंपनी ने डाला है, तो ये चलो इसको भी हटा देते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो ग्रोस प्रॉफिट जो आ रहा है वो पॉजिटिव है। बाकी इसके अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट के बाद में जो कंपनी आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, वो नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी अगर फ्यूचर में चाहे जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसी के साथ में कंपनी की जो ये डिप्रिशिएशन कॉस्ट ये वगैरह जो होती हैं ये घटती जाएंगी टाइम के साथ में, और इनकी वैल्यू जो होगी वो रेवेन्यू बढ़ेगा तो नेट एबिटा बढ़ेगा, एबिटा बढ़ेगा तो इनकी जो वैल्यू होगी वो धीरे धीरे कम ही लगती जाएगी। चलो मान कर चलो नहीं घटती है, लगती जाएगी। कंपनी क्यों, चूँकि नए स्टोर्स खोल रही है, नया खर्चा कर रही है, तो उसका डिप्रिशिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी बढ़ता ही जाएगा टाइम के साथ, अभी फिलहाल के तौर पे। तो रीसेंट टाइम्स के अंदर में कंपनी का प्रॉफिटेबल होना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है रीसेंट टाइम्स के अंदर में। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग इस चीज़ को अगर नज़र में डाल देते हैं कि अभी एट प्रेजेंट डेटा 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट डेप्रिशिएशन वाला चार्ज इसको हटा भी दें एक बार को, तो कंपनी जो है लगभग 150 करोड़ या फिर 180 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी नेट प्रॉफिट कमा रही होगी। सॉरी 130 करोड़ रुपए के आसपास में 130 करोड़ रुपए कंपनी मान के चलो प्रॉफिट कमाती, राइट। तो 130 करोड़ अगर अब हम लोग इसमें से देखेंगे, सॉरी 130 करोड़ ना 130 करोड़, तो 130 करोड़ अगर कंपनी की आज हम वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, तो आप लोग देख पाएंगे कंपनी ने जो आईपीओ में वैल्यू लगाई है खुद की वो है 24,000 करोड़ की। 24,000 करोड़ में से अगर आप कंपनी बोलती है 130 करोड़ रुपीज़ कमाती हूँ अगर मैं, तो कितना परसेंट कंपनी ने जो वैल्यू लगाई उसके हिसाब से कमा रही है पर ईयर। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आएगा वो लगभग लगभग कितना मान के चलो 150 के आसपास के जाएगा पी रेशियो, राइट। 150 के आसपास। अभी तो एट प्रेजेंट डेप्रिसिएशन जो इंडेक्स वो है, इंटरेस्ट है, हम ऐड नहीं कर रहे हैं, बिना उसके बात करें तो भी 150 के आसपास का पी रेशियो जाएगा। तो कंपनी को इनको इंक्लूड करने के बाद में प्रॉफिट कमाना है, जिसके बाद में पी रेशियो को सुधरने में कितना वक्त लगेगा, और कंपनी अभी भी खर्चा किए ही जा रही है, तो ये घटने वाले हैं नहीं। तो अभी कंपनी को रियलिटी में प्रॉफिटेबल और पी रेशियो को सुधरने में बहुत वक्त लग सकता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कंपनी ने जो आज अपनी वैल्यू लगाई है वो बहुत ही ज़्यादा लगाई है। यहाँ पर क्लियर कट दिख रही है वो चीज़। अब फ्यूचर के अंदर में किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकती है, तो वक्त तो लगने वाला है। दूसरा, मोस्टली जो कंपनियां कॉरपोरेट्स द्वारा ओन्ड होती हैं जो कंपनियां, और आज के दिन अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो ये लोग इनके इस आईपीओ को लेके आए हैं, कोटक वाले, मॉर्गन स्टैनले वाले, बोफा सिक्योरिटी, जेएम फाइनेंशियल, एवेंडूज। ये सस्ते में तो लेके आने की कोशिश करेंगे नहीं, ये तो बहुत से हाई आईपीओ की कंपनी की वैल्यू लगाने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एग्जिट करवाने की भी कोशिश करेंगे कि उनका जो पैसा इस कंपनी में इनिशियली जो लगा था पैसा वो रिकवर हो जाए। और मोस्टली अगर ऐसी कंपनियों में देखा गया है कि जो इन्वेस्टर लोग होते हैं जिनके अंदर में मोस्टली कॉरपोरेट्स जो पावर में होते हैं जिन कंपनियों के अंदर में, उनको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है कि जिस भाव में उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, शेयर्स खरीदे हैं, उसके हायर भाव पे शेयर्स बेच के निकलें, खत्म काम। तो फ्यूचर के अंदर में इस कंपनी से एग्जिट अगर ये कॉरपोरेट्स करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, और फ्यूचर में अगर और करते हैं एग्जिट,
तो आपको देखने को मिल सकता है कि मार्केट में इस कंपनी से रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती हैं कि जैसे मैंने पेटीएम के अंदर में देखा कि जब एग्जिट कर रहा था कोई बड़ा शेयर होल्डर एग्जिट मार रहा था तो तभी पेटीएम से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी कि कंपनी का सीईओ ही कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, इस टाइप से कंपनी को ये लाइसेंस मिल गया, इस टाइप से इस टाइप का ही इसके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती हैं और वो कोई ना कोई एग्जिट मार रहा होगा कहीं ना कहीं से, तो वो न्यूज़ इस कंपनी से रिलेटेड भी आ सकती हैं। तो अब हो सकता है फ्यूचर के अंदर में अब जिस सिर्फ 10% शेयर होल्डिंग ही रिटेल्स को दी जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक का पैसा सिर्फ 10% लग रहा है। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें किसका पैसा है? ऑफ कोर्स ये बात है, पब्लिक का ही पैसा है, तो अल्टीमेटली पैसा तो पब्लिक का ही लग रहा है हर जगह। बट ये है कि डायरेक्टली जो पब्लिक का पैसा है वो सिर्फ 10% लग रहा है पब्लिक के हाथों से, इनडायरेक्टली पब्लिक का ही लग रहा है। तो फ्यूचर के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये जो डायरेक्टली पब्लिक के हाथ में कंपनी को भेजा जाएगा तो पॉजिटिव दिखाई जाएगी तो कंपनी के स्टॉक को हो सकता है 467 या इसके आसपास में होल्ड किया जा सकता है, इसी प्राइस के आसपास में या फिर उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत लेके जाया जा सकता है। वैल्यूएशंस ऐसी कंपनियों जिनको मैनिपुलेट किया जाता है उन कंपनियों के अंदर में वैल्यूएशंस नहीं देखी जाती, वो बस टिकाई जाती हैं, उनको बस टिकाया जाता है। अभी जैसे मान के चलो आज के दिन पेटीएम की हालत बहुत खस्ता है बट स्टिल कंपनी का पेटीएम का जो स्टॉक है वो टिका हुआ है, क्यों टिका हुआ है सोच लो। दैट्स ऑल, कंप्लीट रिव्यू ऑफ कंपनी के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव ही है और बाकी आपको कोई भी डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही लें। मेरा इस कंपनी के मामले में थोड़ा सा पेटीएम से अगर कंपेयर करता हूँ इसको तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है। जोमेटो के अंदर में अभी अगर हम लोग बात करते हैं, जोमेटो भी इसी टाइप की जो कंपनी जो कि फूड चेन के अंदर में फूड डिलीवरी का काम करती है, तो वो जो है अपने पीआर टीम्स की वजह से कंपनी का जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। मान एक बार थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के देखोगे तो जोमेटो को अगर देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कहाँ से आ रही है और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, ब्लिंकिट से आ रही है और जोमेटो से यूजुअली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिराइव भी नहीं हो रही है। तो मेनली जोमेटो का स्टॉक भाग किस बेसिस पे रहा है, कोई भी रीज़न नहीं है उनका। अगर आप लोग चीज़ों को अगर देखोगे जोमेटो का तो शेयर होल्डिंग जो देखते हो तो यहाँ पे हर साल जो है इनकी शेयर होल्डिंग जो है कम हो रही है। पिछले साल के मुकाबले देखो शेयर होल्डिंग पिछले क्वार्टर के मुकाबले 1% कम हो गई है। बेच रहे हैं, कौन बेच रहा है? प्रमोटर्स, एफआईएस बेच रहे हैं यहाँ पर। तो और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर बैलेंस शीट को अगर चेक करोगे प्रॉफिट्स को तो इस साल इनके 2024 के अंदर में 12,000 करोड़ की सेल थी जिसमें से 12,000 करोड़ का नुकसान एक्सपेंस था। उसके बाद में अगर आप अदर इनकम की कैटेगरी में डालते हो तो अदर इनकम से इन्होंने पैसा कमाया है, वो भी अदर इनकम नॉर्मल। अब इसके साथ में भी इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो टैक्स नेगेटिव में, क्योंकि पहले से इन्होंने टैक्स इकट्ठा हो रखा है, क्योंकि पहले नेगेटिव में जारी हो रखे हैं तो डेफर्ड टैक्स से इनका पॉजिटिव हो रखा है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कहाँ है? टैक्स पे करने के बाद में इनका एक्चुअल प्रॉफिट कहाँ पे आएगा? अगर मान के चलो 350-51 करोड़ रुपए अगर आप प्रॉफिट मान भी चलते लेते हो तो इसकी पी रेशियो निकाल के देखो एक बार, 385 का पी रेशियो। कौन सी कमाई कर रही है भाई, कौन सा ग्रोथ है? और 2 लाख 2.5 लाख करोड़ की कंपनी टाटा स्टील के भी मुकाबले जा रही है। टाटा स्टील जितनी बड़ी कंपनी इसके मुकाबले क्या, सोच के देखो, टाटा स्टील को देखो एक बार, 2 लाख करोड़ की कंपनी है टाटा स्टील। जोमेटो इससे भी बड़ी है, कैसे? सोच, ये दिमाग लगाने वाली बातें हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरा जो रिव्यू है वो थोड़ा सा नेगेटिव है कंपनी के बारे में। शॉर्ट टर्म के हिसाब से या फिर थोड़े बहुत लॉन्गर टर्म्स के हिसाब से भी कंपनी के स्टॉक को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा सकता है, हो सकता है मैनिपुलेट किया जाए। थोड़ा बच के रहें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, मेरी तरफ से राय है। बाकी आप जो भी राय लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लें, मैं थोड़ा सा नेगेटिव में ही हूँ। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो विद न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो।